हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड ये है हमारा लेसन नंबर 7 ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लर्न कर रहे थे या कह लीजिए स्टडी कर रहे थे। हम उसमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन की जो अकाउंटिंग की जो जर्नल एंट्रीज है हमने उसको स्टडी करा था, और आई गेस जर्नल एंट्री 2 की जो इसमें ना मिस इन्फॉर्मेशन है बच्चे थोड़ी सी। ठीक है, मैंने बाद में इसको देखा था करके सॉल्व, तो ये ना 225 नहीं आ रहा है, तो इसमें थोड़ी सी मैं कुछ आई गेस मिस प्रिंट यहाँ पे हो गया, या फिर कह लीजिए कुछ टाइप करना भूल गई हूँ एक आधी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम इसको इस प्रॉब्लम को भी आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज हम दो दो करके हम सारे डेप्रिसिएशन मेथड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती क्योंकि डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे फेमस हैं वो है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी यही है, लेकिन हमें क्या है थ्योरी तो अच्छे से कवर करके जानी ही पड़ेगी डेप्रिसिएशन के मेथड्स पे, क्योंकि कौन सा मेथड कब अप्लाई होना है, कहाँ पे उसको अप्लाई करना है हमने, और कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, वो उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे कि हम बहुत सारे बच्चे क्या है पंजाब पे जो ऑडिट इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, या फिर जूनियर ऑडिटर की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर कॉमर्स लेक्चरर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ना आपको ये मैं तो कहती हूँ कि सारे के सारे मेथड्स क्या है अच्छे से कवर करने चाहिए, तो क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से कवर करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो दो ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, अगर मैं क्लास 11-12 की बात करूं। लेकिन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम हमें क्या है सारे के सारे मेथड्स क्या है स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का अगर दिमाग खिसक गए तो वो हमें कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल सकता है। और डेप्रिसिएशन क्या है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उससे भी ज्यादा से ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 उन्होंने ना बड़ा बड़ा उन्होंने टाइप करके दे रखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 तो हमने डालना ही डालना है। ठीक है, सिलेबस में बहुत अच्छे से उन्होंने स्पेसिफाई करा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ठीक है कवर करना ही करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हम अच्छे से कवर करेंगे, जो क्या है डेप्रिसिएशन पे बेस्ड है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने बीकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर रखे, एमकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, क्वालिफाइड विद JRF 99.88 परसेंटाइल एंड ऑल ओवर इंडिया रैंक 60। मैं एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ एट इक्लक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड करंटली मैं क्या हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने नया टेलीग्राम चैनल खोला है, आप उस चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए। आपको उसका लिंक क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो पे ना मिले, कई बार मैं क्या है भूल जाती हूँ लिंक डालना, तो आप क्या है मेरी आगे पीछे की कोई भी वीडियोस को देख सकते हैं। उस पे किसी न किसी वीडियो पे जरूर मैंने मतलब किसी नहीं मैंने हर एक वीडियो पे ऑलमोस्ट डाल रखा है। शायद एक आधी ही वीडियो है जिसपे मैंने डालना मैं भूल गई थी। ठीक है, तो इस वीडियो पे भी मैं डालूंगी, और आप उस लिंक को फॉलो करके आप क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कंटिन्यूस क्या है वीडियोस देखने को मिलते रहे ऑन अकाउंटिंग। ठीक है, आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर पाए। और ये मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये लेके आई हूँ कोर्स। बच्चे मेहनत लगते तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम क्या है इस पे सारी की सारी जो पार्ट बी है ना ऑडिट इंस्पेक्टर को और जूनियर ऑडिटर का, हम सारा का सारा कवर करेंगे, और कॉमर्स लेक्चरर को जो सिलेबस है ना वो भी हम सारे इस चैनल पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे स्टडी करते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन का फर्स्ट जो हम मेथड स्टडी करने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज द सेम एवरी ईयर। जो हम डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज करेंगे वो क्या है हर साल क्या है हम एक अमाउंट ही चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एसेट की कॉस्ट क्या है ₹10,000 है, और अगर आपकी डेप्रिसिएशन रेट क्या है बच्चे 10% है, तो जब आप 10,000 पे 10% डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी आ जाएगी बच्चे 1,000। तो एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, आप हर साल क्या है 1,000 डेप्रिसिएशन क्या है अपने एसेट पे चार्ज करेंगे। ठीक है, और फिर चार्ज करने के बाद उसको क्या है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज द सेम एवरी ईयर व्हिच इज रिटन ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज निल और जीरो।
इस मेथड के हिसाब से हम, क्योंकि हम हर साल क्या है इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, सेम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लाइफ यूजफुल लाइफ के एंड पे, जो एसेट की लाइफ के एंड पे क्या है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो या फिर नील हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ द इजी, ये सबसे सच्ची में ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। इससे इजी मेथड आपको डेप्रिसिएशन का कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जितने भी हम 8-9 डेप्रिसिएशन के मेथड्स स्टडी करने वाले हैं ये उनमें से सबसे इजी है, ठीक है। तो हम डेप्रिसिएशन को सबसे पहले देन स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि बच्चे जब आप एसेट को एंड तक यूज नहीं करते, आप एसेट को पहले ही सेल कर देते हो, ठीक है। तो सेल कर जब आपको लगता है कि हाँ आपने उसको 8 इयर्स तक यूज करना था, आपने उसको यूज करा, लेकिन उसकी यूजफुल लाइफ क्या है 10 इयर्स है, आपने तो 8 इयर्स तक यूज करना था ना, तो आप उसको क्या है आफ्टर 8 इयर्स क्या है उसको सेल कर दोगे। तो जो सेल करके जो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी उस एसेट की, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। अगर आपको क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो फिर आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन विल बी इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, जिस कॉस्ट पे आपने उस एसेट को परचेज करा था उसमें से आप क्या है उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है बच्चे माइनस कर देंगे, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके आप उसको डिवाइड किससे करेंगे, जितनी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी एसेट की, ठीक है, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा जो आपको हर साल क्या है चार्ज करना है अपने एसेट पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको क्या है स्क्रैप वैल्यू नहीं बल्कि सीधा क्या है आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि परसेंटेज की फॉर्म में आपको बता रखा है कि आपको कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट इनटू रेट अपॉन 100, जितना भी हमें रेट दे रखा होगा चाहे वो 5% है, 10% है, 2% है, 20% है, 30% है, जितना भी हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा होगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो हमारे पास क्या है डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी जो क्या है हम हर साल क्या है अपने एसेट पे चार्ज करेंगे और फिर एट द ईयर एंड हम उसको क्या है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मेरिट्स क्या है बच्चे, एडवांटेजेस क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड के, सबसे पहले तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इजी टू कैलकुलेट है। द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड इज नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, हमें क्या है हिसाब नहीं लगाना पड़ता, जो एसेट की कॉस्ट है डायरेक्ट उस पर आप डेप्रिसिएशन का रेट लगाओ, ठीक है, आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। कितना इजी कितना सिंपल है देखो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है सिंप्लिसिटी, सेकंड क्या है इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, आप क्या है हर साल जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है हर साल आप क्या है इक्वल ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, तो उससे क्या होगा कि आपके प्रॉफिट पे जो क्या है हर साल क्या है इक्वल बर्डन रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपके इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम है और लेटर ईयर्स में डेप्रिसिएशन क्या है इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन रहता है, ठीक है। The amount transferred to profit and loss account for each year is equal and the burden of depreciation on the net profit of the company for every year will be same, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एसेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, हम क्या है एसेट को हमें सेल करने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, हम एसेट को है क्या है कंप्लीटली उसकी यूजफुल लाइफ तक उसको यूज करते हैं, फिर एट द जब उसकी वैल्यू नील रह जाती है, ठीक है, एट द एंड उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी बच्चे, नील रह जाएगी। नेक्स्ट इज फोर्थ नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन, हमें साथ के साथ क्या है जिस कॉस्ट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हमें उसका भी पता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम सेम ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही, हम इस मेथड के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो नॉलेज रहेगी हमने एसेट को किस कॉस्ट पे परचेज करा था, और डेप्रिसिएशन अप टू डेट डेप्रिसिएशन आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सेम ही तो अमाउंट है हर साल जो आपको चार्ज करने, ठीक है, तो आपको क्या है अप टू डेट डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी याद रहती है, ठीक है, कुछ भी नया कैलकुलेट करने की आपको क्या है जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट में क्या है कॉस्ट एसेट को क्या है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएंगे, यानी कि अगर 1 लाख का एसेट है तो उसमें आपने जब 10,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करी तो आपके पास क्या है 90,000 का एसेट बचा, फिर से आपने 10,000 की माइनस कर दी, फिर आपके पास क्या एसेट 80,000 का बचा, तो आप उसको क्या है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखा रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि उसकी जो मार्केट की जो सेल वैल्यू आप उस पर नहीं उसको दिखाओगे, आप एसेट को क्या है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हो, ठीक है। जो ये ओरिजिनल कॉस्ट जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम उसको क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द एसेट, ठीक है। दिस हेल्प्स बिजनेसेस इन कीपिंग अप विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड द एक्चुअल कॉस्ट, हमें साथ ही साथ क्या है मतलब क्या है हमें पता चलता रहता है कि हमें कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी या एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची है, ठीक है, तो इजी टू यूज है, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या है, जब आप एसेट को परचेज करोगे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट,
आप परचेज कर रहे हो एसेट, एसेट आपके पास आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हम क्या करेंगे, व्हाट कम्स इन फिक्स्ड एसेट हमारे पास आ रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर क्या जा रहा है, हम किसके फॉर्म में, हम कैश की फॉर्म में पेमेंट करें या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट करें, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चे, टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जब हम एसेट को परचेज करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे जिस डेट को हमने परचेज करा हम उस डेट को रिकॉर्ड करेंगे, और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और जिस अमाउंट पे हमने क्या है उसको परचेज कर एट सीपी, क्या यहाँ पे क्या मतलब है बच्चे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, एट द एंड ऑफ ईच, अब एसेट को तो हमने परचेज कर लिया, हमने उसको पूरा साल यूज भी करा, अब यूज करा तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की एंट्री तो हमें पता ही है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्यों है, क्योंकि हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, हम सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, और हमारे एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एसेट को क्या है, क्रेडिट कर दिया टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम क्या है डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एट द एंड क्या है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, लॉस है, लॉस है तो लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट हो जाएगा, और हम यहाँ पे क्या है अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट जो क्या है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस, हमने उस अकाउंट को ओपन करा था, अब यहाँ पे हम उसको क्या है क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सारी की सारी अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थर्ड जर्नल एंट्री क्या होगी, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम अपने फिक्स्ड एसेट को क्या है सेल कर रहे हैं। फॉर द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन सेलिंग एसेट्स अप टू द डेट ऑफ सेल, हम डेप्रिसिएशन मैंने पहले भी बताया कि कब तक चार्ज करेंगे, जिस डेट तक हमने उसको सेल किया। ठीक है, उस डेट तक का क्या है, हम उस एसेट पे क्या है अपने एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का हमें जर्नल एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, हमने उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करी, और यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी बच्चे, जो हम कैलकुलेट करेंगे अप टू द डेट ऑफ सेल तक की अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड क्या होगी, फॉर द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि हम ये तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। ठीक है, उसको बेचने तक के लिए। ठीक है, अब उसको हम सेल भी तो कर रहे हैं ना, तो सेल करेंगे तो कैश या बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। ठीक है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या जा रहा है, फिक्स्ड एसेट जा रहा है ना, उसको सेल करें टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट आ जाएगा। कौन से प्राइस पे बचे, जिस प्राइस पे हम उसको क्या है सेल कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए एसेट को आपने मान लीजिए उसकी वैल्यू थी, बुक वैल्यू जो आपके पास थी उसकी थी 10,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट था 10%। ठीक है, आपने उसको परचेज करा ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, आपने उसको जाके सेल कर दिया फरवरी की एंड में, जाके आपने एसेट को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उस फिक्स्ड एसेट पे। ठीक है, कितने मंथ्स के लिए आप चार्ज करोगे, आपने उसको 1 अप्रैल से लेके फरवरी नेक्स्ट ईयर की फरवरी के एंड तक आपने उसको यूज करा, तो आपके कितने मंथ्स बन गए, 11 मंथ्स बन गए। ठीक है, 10,000 का एसेट था मान लीजिए, जो उसकी बुक वैल्यू थी 10,000 थी, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था फॉर एग्जांपल 10%। ठीक है, तो 10,000, ठीक है, 10,000 इंटू 10% जब आप उसको करोगे तो आपके पास आएगा 1,000। फिर क्योंकि हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अप टू द डेट ऑफ सेल, हमने उसको क्या है फरवरी के एंड में सेल कर दिया, यानी कि 11 मंथ्स तक हमने एसेट को यूज करा, इसलिए हम डेप्रिसिएशन भी क्या है 11 मंथ्स के लिए लगाएंगे। तो वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 917। ठीक है, अप्रोक्स 917 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 917 ठीक है, जो मैंने एग्जांपल अभी ली उसके हिसाब से। ठीक है, फिर हम उस एसेट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब सेल करें फरवरी के एंड में सेल करें, जितना हम एसेट अगर सारा का सारा सेल करें तो सारी की सारी एंट्री आएगी, अगर कुछ हिस्सा उसका सेल करें तो वो हम उसकी उतनी एंट्री सेम ही जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, और जिस प्राइस पे हम उसको मान लीजिए हमारा एसेट था 10,000 का। ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू थी 10,000 और उस पर हमने बोला कि डेप्रिसिएशन आई 917 आई। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करी। ठीक है, फिर हमने बोला कि मान लीजिए कि आप अप्रोक्स उसको 1,000 की डेप्रिसिएशन को लेके चल लीजिए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 10,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 1,000 हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। ठीक है, और उस पर उसकी बुक वैल्यू कितनी बची, 9,000। मान लीजिए हमने उसको सेल करा कितने में, 8,000 में। तो आप उसको क्या है यहाँ पे इस सेकंड वाली जर्नल एंट्री पे आप अमाउंट कौन से रिकॉर्ड करोगे, 8,000 रिकॉर्ड करोगे, ना कि 9,000, क्योंकि आपने उसको क्या है 8,000 में सेल करा है, हालांकि उसकी जो बुक वैल्यू बचती थी वो कितनी थी, 9,000 बचती थी। ठीक है,
इफ द फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जो हमने एग्जांपल ली उसके हिसाब से तो 9000 का एसेट था, हमने उसको 8000 पे सेल कर दिया, ठीक है। अगर तो अब हमारा क्या हो गया, 1000 का लॉस हो गया ना। फॉर द लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हम उसकी क्या, जब सेल प्राइस क्या है, लेस देन है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी बच्चे, 9000, सेल हमने करा उसको 8000 में, ठीक है। तो हमारा लॉस हो गया, जिसकी वजह से अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, डेबिट करेंगे ना, डेबिट करते हैं हम सारे लॉसेस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब ये लॉस हमें किसकी वजह से हुआ, फिक्स्ड एसेट में से हुआ, इसलिए हम क्या है, क्रेडिट कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट को, ठीक है। और हम यहाँ पे लॉस की कितनी अमाउंट है, ₹1000, क्योंकि 9000 का एसेट था, 8000 में हमने उसको सेल करा और 1000 का लॉस था, इसलिए यहाँ पे 1000 लॉस आ गया। अब मैं अगर मान लीजिए कि उसका जो था बुक वैल्यू हमने बोला 9000 थी, लेकिन हमने उसको सेल कर दिया फॉर ₹10,000। अब क्या है, 1000 का प्रॉफिट हो गया ना, उसकी बुक वैल्यू तो 9000 थी, लेकिन आपने उसको सेल कर दिया 10,000 पे, ठीक है। तो 1000 क्या है, उसका प्रॉफिट आ गया ना आपको, तो प्रॉफिट आ गया, तो आपकी एसेट की वैल्यू क्या है, इंक्रीज्ड वैल्यू थी, ठीक है। इसलिए आपको पहले क्या है, उसको डेबिट करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका प्रॉफिट था, इसलिए यहाँ पे आप क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी हमारा क्रेडिट हम क्या करते हैं, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, जो भी हमें गेन हो रहा है ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो 1000 का गेन हो रहा है, हम उसको क्या है, क्रेडिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आई होप सो आपको ये स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है, इसको एसएलएम मेथड भी कहते हैं, ठीक है। या फिक्स्ड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम इसको कह लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके सेकंड नेम्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बच्चे, वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है कि अंडर दिस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन द अमाउंट चार्ज्ड एज अ डेप्रिसिएशन फॉर एनी एसेट इज चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड रेट। जो डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा वो तो एसएलएम की तरह फिक्स्ड ही रहेगा, यानी कि अगर 10% डेप्रिसिएशन है तो हम उसको 10% पे ही चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन हम किस पे चार्ज करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ द एसेट पे चार्ज ना करके उसकी जो बुक वैल्यू होगी, ठीक है, उस पे चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर तो आपका एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, आप चाहे जो मर्जी मेथड फॉलो कर दिए, फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन का रेट तो आपका क्या है, दोनों मेथड में सेम आएगा। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है, वो सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं उसमें आता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने फॉलो करा था कि हम डेप्रिसिएशन को एक बार ही कैलकुलेट करते हैं और सेम ही रेट ऑफ सेम डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या है, हम हर साल क्या है चार्ज करते हैं अपने एसेट पे। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम क्या है, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। मान लीजिए आपका एसेट था 10,000 का, ठीक है, आपने उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया, 1000 की आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। एट द ईयर एंड आपकी अब बुक वैल्यू कितनी बची उस एसेट की, 9000 बची, दैट इज 10,000 माइनस 1000, यानी कि 9000 आपकी बची बुक वैल्यू उस एसेट की, ठीक है। अब जब क्या है, आप नेक्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर आएगा, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आप 1000 डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे, अब क्या है, आप 9000 पे 10% लगाओगे, ठीक है। 9000 का 10% दैट इज 900। अब फर्स्ट ईयर में आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही थी 1000 और 10000, अब 9000 पे क्योंकि आपने चार्ज करी तो कितनी आ गई, 900। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है, कहता है कि जो आपकी बुक वैल्यू बच जाती है आफ्टर डेप्रिसिएशन, हर साल क्या है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद जो आपके एसेट की बुक वैल्यू बच जाती है, आपको नेक्स्ट ईयर क्या है, उसी बुक वैल्यू पे क्या है, जो डेप्रिसिएशन का जितना भी रेट आपको क्वेश्चन में बता रखा है, आपको उसी रेट पे उसको क्या है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और ये ज्यादा बेटर है किससे, स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या है, बर्डन तो अनइक्वल होता है, लेकिन क्या है, जो डेप्रिसिएशन का रेट है, क्योंकि आपका एसेट क्या है, इनिशियल में अच्छा काम करता है, ठीक है, उस पे रिपेयर्स के, रिन्यूअल्स के चार्जेस आपको ज्यादा उस पर खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, रिपेयर्स वगैरह आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्या है, इनिशियल ईयर्स में आपका डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी क्या है, एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है, ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी बुक वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, आपका डेप्रिसिएशन रेट, आपके डेप्रिसिएशन भी अमाउंट भी रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। और एट द एंड क्या है, आपके रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स के चार्जेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, एट द एंड, ठीक है। तो वो यानी कि टाइम के साथ साथ क्या है, आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी क्या है, आप कम चार्ज करोगे, ठीक है। अंडर दिस मेथड द चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट
ठीक है। द अमाउंट चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन फॉर एनी एसेट इज चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड रेट, यानी कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा वो तो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन हम किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द एसेट एवरी ईयर। जो एसेट की वैल्यू रिड्यूस्ड होकर हमारे पास बुक वैल्यू आएगी हम उस पे चार्ज करेंगे। ठीक है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिटन डाउन वैल्यू। जो भी हमारी रिटन डाउन वैल्यू बच्चे कौन सी, जो हमने कॉस्ट में से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आई थी नेक्स्ट ईयर क्या है, हम उस वैल्यू में से जो नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन क्या है वो माइनस करेंगे। ठीक है। एंड इट विल बी चार्ज्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट, और वो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है हम उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ लॉस उसको ट्रांसफर कर देंगे। द कंसर्न्ड एसेट इज डेप्रिशिएटेड विद एन अनइक्वल, वही मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, इक्वल अमाउंट नहीं होती डेप्रिसिएशन की, अनइक्वल अमाउंट होती है एवरी ईयर एज द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। क्यों, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन क्या है, रिड्यूस्ड बुक वैल्यू पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन कीप्स डिक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल क्या है आपका डेप्रिसिएशन क्या है, रिड्यूस होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपके एसेट की वैल्यू क्या है हर साल रिड्यूस हो रही है। ठीक है। दिस इज द मोस्ट, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला मेथड है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड कौन सा है, एसएलएम है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, एन्युटी मेथड है, या फिर सिंकिंग फंड मेथड है, तो आपको क्या है रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या है, आपको आंखें बंद करके क्या है टिक कर देना। ठीक है। क्योंकि सबसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है सबसे ज्यादा यही मेथड फॉलो करती है। ठीक है। फ्रॉम और क्या है, इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है वो भी क्या है इस मेथड को फॉलो करने के लिए कहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज सिंस द रिपेयर्स, अब क्या है, जैसे जैसे आपका एसेट पुराना होगा उसकी रिपेयर्स आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके एक्सपेंसेस क्या है आपके इंक्रीज होंगे। एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट डेप्रिसिएशन शैल रिड्यूस, ये क्या कह रहा है कि इसलिए क्या है हमारी डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के और भी खर्चे बढ़ जाते हैं ना। जब आप एसेट की रिपेयर्स करवाओगे, उसकी रिन्यूअल्स करवाओगे, ठीक है, टाइम टू टाइम आपको उस पर खर्चे करने पड़ रहे हैं बार बार, क्योंकि आपकी मशीनरी या एसेट जो भी है वो पुराना हो रहा है। ठीक है। इसलिए क्या है आपको कम रेट डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, ताकि आपका उस आपके प्रॉफिट पे क्या है उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है। ऑन द फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ अंडर दिस हैंस इट इज कंसीडर्ड एज अ प्रूडेंट मेथड, इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है। मेरिट्स इस पे क्या है, बेस्ड ऑन लॉजिकल अजम्पशन। अब लॉजिकल अजम्पशन क्या है, जैसे जैसे आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी ओवर द ईयर्स, आपकी क्या है डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या है वैसे वैसे रिड्यूस होनी चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, अनलाइक स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है आप इक्वली डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, नहीं। लॉजिकल अजम्पशन क्या है, जैसे जैसे एसेट की लाइफ क्या है रिड्यूस होगी, एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, वैसे वैसे आप उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो वो भी क्या है रिड्यूस होना चाहिए। और ये सुइटेबल किसके लिए, इट इज सुइटेबल फॉर ऑल दोज एसेट्स जिसपे आपको क्या है हाई मेंटेनेंस करनी पड़ती है, बार बार उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। ठीक है। एट द लेटर जो एसेट की एंड लाइफ में। ठीक है। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, जो आपकी ओवरऑल इनकम है उसका क्या है, उसके अगेंस्ट इसका इक्वल चार्ज है। इक्वल चार्ज कैसे, इनिशियल ईयर्स में जब आपके एसेट की वैल्यू ज्यादा है तो आपको ज्यादा इनकम जनरेट करके देगा वो एसेट। अब ज्यादा इनकम जनरेट करके देगा तो आपकी डेप्रिसिएशन भी तो ज्यादा लग रही है ना इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि उसकी कॉस्ट पे वो लग रही है, उसकी बुक वैल्यू इनिशियल ईयर्स में ज्यादा है एसेट की, तो बुक वैल्यू पे लग रही है तो इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगी, और वो एसेट क्या है इनिशियल ईयर्स में आपको क्या है इनकम भी ज्यादा जनरेट करके देगा। लेकिन लेटर ऑन ईयर्स में क्या होगा कि वो एसेट बूढ़ा हो गया एक तरीके से। ठीक है। वो आपको इनकम भी कम जनरेट करके देगा, और ऊपर से उसके रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स के खर्चे भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी क्या है डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या है आप कम चार्ज करते हो। इसलिए ये वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देयर इज इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन चार्ज एंड दिस मेथड विल बी हायर एंड रिपेयर चार्जेस ड्यू टू वेयर एंड टियर विल बी लो। ठीक है। आफ्टर सम ईयर्स व्हेन द एसेट बिकम्स ओल्डर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी लेस बट द अमाउंट ऑफ स्पेंट ऑन रिपेयर्स बिकम हाई। बिकॉज ऑफ दिस बर्डन ऑन बिजनेस रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स कंबाइंड रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम रहता है। इनिशियल ईयर्स में आपको क्या रिपेयर्स कम करनी पड़ती है, इसलिए डेप्रिसिएशन आप ज्यादा चार्ज करते हो। लेटर ईयर्स में क्या है आपको रिपेयर्स ज्यादा करनी पड़ती है, बट आप डेप्रिसिएशन क्या है कम चार्ज करते हो, तो ओवरऑल क्या है इक्वल अमाउंट ही रहता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड बाय अथॉरिटीज, जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी हमें ये क्या है ये मेथड फॉलो करने के लिए कहता है। अब फॉर्मूला क्या है, वही सेम फॉर्मूला है जो हमने क्या है यूज करा है किसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड में, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि कितनी परसेंटेज डेप्रिसिएशन लगा रहे हो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या है, जो उसकी एंड में लाइफ
बच गई, ठीक है, जो एंड में उसकी वैल्यू बच गई वो स्क्रैप वैल्यू, जिस कॉस्ट पे आपने एसेट को परचेज करा था आप उसको माइनस कर दीजिए उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, और उसको डिवाइड कर दीजिए एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपको कितने परसेंट डेप्रिसिएशन क्या है चार्ज करनी है। सेकंड क्या है, जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है तो आपको क्या है, अब रेट तो गिवन है तो अब क्या है, आप डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करोगे ना। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट, यहाँ पे हमने क्या है बच्चे कॉस्ट ऑफ द एसेट नहीं लिया, हमने क्या लिया बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है, उस पर हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करा। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है SLM में और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के फॉर्मूला में, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या है, सेम वैसे ही, ठीक है। जब आप एसेट को परचेज करो तो एसेट आपका आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने कैश या बैंक के थ्रू एसेट को परचेज करा तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब क्या है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन आपका लॉस है या एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए आप यहाँ पे क्या है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर रहे हो। और क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो यहाँ पे आप क्या है टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कर रहे हो, ठीक है। फिर आप क्या है उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो क्योंकि वो क्या है लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस उस पर्टिकुलर ईयर का क्लोज हो जाएगा जब आप क्या है एसेट को सेल करते हो। फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन सेलिंग एसेट्स अप टू, हम क्या है फिर डेप्रिसिएशन किस पे सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे अप टू द डेट ऑफ सेल, ठीक है। सेम वही जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अब अमाउंट कौन सी आएगी जो हम कैलकुलेट करेंगे अप टू द डेट ऑफ सेल, ठीक है। ऑन द फिर ऑन फॉर द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब एसेट को सेल कर दी तो हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। कैश और डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या बाहर जा रहा है, फिक्स्ड एसेट को हम सेल कर रहे हैं ना, तो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कौन सी अमाउंट पे बच्चे एट सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है, फिक्स्ड एसेट को सेल करने की वजह से हो रहा है। जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको वो क्या है वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डेबिट या क्रेडिट करना है, ठीक है। पूरी सेल वैल्यू नहीं करनी, आपको प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो करना है यहाँ पे राइट डाउन, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपको लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपका फिक्स्ड अकाउंट क्या है बच्चे क्रेडिट हो जाएगा। तो सेम वही जर्नल एंट्रीज जो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में करी, बस उसका क्या है डेप्रिसिएशन का क्या है यहाँ पे अमाउंट में चेंजेस आएगा, ठीक है, ओवर द ईयर्स, ठीक है। अब क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसकी मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और आई होप सो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई तो आप इस लेक्चर को दोबारा से जब देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मेरे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।